चलो भाई सुनो भैया मेरी बात। अब एक चैप्टर चालू करें, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है बड़ा, और चैप्टर बड़ा नहीं है, भयंकर बड़ा है। मैं पहले ही बता देता हूं, चैप्टर बड़ा है और बड़ा नहीं है, भयंकर बड़ा है। तो अपने को क्या कॉन्सेप्ट समझना है, आराम से इसको एक शॉर्ट वे में, सिंपल वे में, इजी वे में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है, एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, हु इज अ वर्कर। सर वर्कर कौन है? वर्कर वो बंदा है जो कोई ना कोई काम कर रहा है और काम करके हमारी कंट्री की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। वर्कर कौन है? वर्कर वो बंदा है जो कोई ना कोई काम कर रहा है एंड ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। तो आपसे कोई पूछे वर्कर कौन है तो आप क्या बोलोगे? वर्कर रेफर्स टू एनी इंडिविजुअल, वर्कर रेफर्स टू एनी इंडिविजुअल contributing to the process of value addition. Worker refers to any person contributing to the process of value addition. फिर आपको याद रखना है, दो तरीके के वर्कर्स होते हैं। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। एक कौन से वर्कर्स होते हैं? एक तो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और एक होते हैं हायर्ड वर्कर्स। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं बेटा? हायर्ड वर्कर्स। अब आपको पता होना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन है और आपको पता होना चाहिए हायर्ड वर्कर कौन है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन है? जो खुद का बिजनेस या प्रोफेशन करे। बोलो, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन ओन बिजनेस और प्रोफेशन। आपसे कोई पूछे हायर्ड वर्कर कौन है तो आप क्यों बोलोगे? हायर्ड वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। हायर्ड वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स। क्लियर है क्या? ठीक से। अब सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का एग्जांपल लिख दिया कि एक फार्मर अपने खुद के फार्म पे काम कर रहा है, एक बिजनेसमैन खुद का बिजनेस रन कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योर अपनी फैक्ट्री चला रहा है। तो वो क्या हो गया बेटा? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हो गए। अब अपन बात करते हैं हायर्ड वर्कर्स की। हायर्ड वर्कर्स को क्या मिलती है? बोले हायर वर्कर्स आर पेड सैलरीज और वेजेस। फिर आपको पता होना चाहिए हायर्ड वर्कर्स आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स। एक तो कैजुअल वर्कर, एक तो कैजुअल वर्कर और एक रेगुलर वर्कर। ये दो तरीके के होते हैं, कैजुअल वर्कर होता है और एक रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं? जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं है, जो डेली वेजर्स हैं और जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो हु आर कैजुअल वर्कर्स? कैजुअल वर्कर्स these are daily wagers, these are daily wagers who are not employed, who are not employed by their employers, who are not employed by their employers, who are not permanently employed, who are not permanently employed by their employers. They do not have social security benefits. They do not have social security benefits. फिर रेगुलर वर्कर कौन है? रेगुलर वर्कर्स आर ऑन permanent payroll, are on permanent payroll of their employers, and they enjoy job security and social security benefits. They enjoy job security and social security benefits. समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? तो एक कैजुअल वर्कर हो गया और एक रेगुलर वर्कर हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? अरे यहां तक सबको क्लियर है? कहते देखो कैजुअल वर्कर कौन है? कंस्ट्रक्शन साइट पे आप काम कर रहे हो, एक लैंडलेस फार्मर है जो किसी और के फार्म पे काम कर रहा है, ये कैजुअल वर्कर है। कोई ब्रिक कंस्ट्रक्शन में आप काम कर रहे हो, ब्रिक क्लिन में आप काम कर रहे हो, वो कैजुअल वर्कर है। रेगुलर वर्कर कौन है?
जो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, जो एक ऑफिस में, एक फैक्ट्री में जाके प्रॉपर एक वे में जॉब कर रहा है, जो वेल क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड है। कैजुअल वर्कर नॉर्मली सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड होते हैं, रेगुलर वर्कर हमेशा स्किल्ड होता है। ठीक है, अब कुछ टर्म सीखेंगे। आज कुछ टर्म सीखेंगे। सबसे पहला लेबर सप्लाई। सबसे पहला लेबर सप्लाई का मतलब है कि एक गिवन वेज रेट पर, लेबर सप्लाई का क्या मतलब है कि एक गिवन वेज रेट पर एक बंदा एक दिन में कितना घंटे काम करने को तैयार है। बेसिकली मैन आवर्स के टर्म्स में मेजर होती है। मैन आवर्स मतलब 1 मैन आवर 8 घंटे का होता है। तो आज मैंने बोला कि मैं 1 मैन आवर काम करूंगा, मतलब मैं एक दिन में 8 घंटे करने के लिए तैयार हूं। मैंने बोला मैं 2 मैन आवर्स काम करूंगा, मतलब मैं एक दिन में 16 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं। लेबर सप्लाई का मतलब क्या है? एक दिन में बंदा कितना घंटे काम करने के लिए तैयार है एट अ गिवन वेज रेट। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज लेबर सप्लाई, तो आप क्या बोलेंगे? लेबर सप्लाई refers to amount of time refers to amount of time that workers are willing to work that workers are willing to work at a particular wage rate। अब पर्टिकुलर वेज रेट पर कितने दिन कितने घंटे काम करने को तैयार हैं, दैट इज लेबर सप्लाई। बोलो आया कि नहीं आया? लेबर सप्लाई बेटा मेजर होती है इन द टर्म्स ऑफ मैन आवर्स। फिर एक होता है लेबर फोर्स। एक होता है लेबर फोर्स का मतलब होता है हमारी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। लेबर फोर्स मींस टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। लेबर फोर्स मींस टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स actually working, total number of workers actually working and willing to work। बेसिकली लेबर फोर्स का मतलब क्या है? जो काम करना चाहते हैं और जिन्हें काम मिल भी रहा है, यानी एक्चुअली वर्किंग। और जो विलिंग टू वर्क है, विलिंग टू वर्क है मतलब जो काम करना तो चाहते हैं पर उन्हें काम मिल नहीं रहा। पर ये कॉन्सेप्ट वेज रेट से रिलेटेड नहीं है, कॉन्सेप्ट वेज रेट से रिलेटेड नहीं है, ये नंबर ऑफ पर्सन है। भाई लेबर फोर्स का मतलब है कितना लोग हमारे देश में काम करना चाहते हैं और उन्हें काम मिल गया है, और काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिला है, ऐसे समझो। लेबर फोर्स इज द टोटल ऑफ वर्क फोर्स। वर्क फोर्स वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और उन्हें काम मिल भी गया है, प्लस अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड वो लोग हैं जो काम करना तो चाहते हैं पर उन्हें काम मिल नहीं रहा। अब बोलोगे लेबर फोर्स इज द टोटल ऑफ वर्क फोर्स एंड अनएम्प्लॉयड। वर्कफोर्स refers to persons who are willing to work, who are willing to work and able to find work, who are willing to work and able to find work। और आपसे कोई पूछे अनएम्प्लॉयड कौन है, तो आप बोलोगे इट रेफर्स टू पर्सन्स who are willing to work but not able to find work, but not able to find work at given wage rate। बोलो आया कि नहीं आया? जो लोग काम करना चाहते हैं और उन्हें काम मिल भी रहा है, और जो लोग काम करना चाहते हैं पर काम नहीं मिल रहा है, मतलब वर्कफोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड का टोटल है। वर्कफोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड का टोटल है क्या? लेबर फोर्स। बोलो आया कि नहीं है? तो लेबर फोर्स में कौन कौन आ गया? वर्कफोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताओ। अच्छा, अब इसमें आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट निकालने आने चाहिए, आपको कुछ कुछ फॉर्मूला आने चाहिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक तो है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। इसका रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलेगी? आप बोलोगे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स divided by size of labor force divided by size of labor force multiplied by 100।
मतलब टोटल अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं, मान लो 40, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स। साइज ऑफ लेबर फोर्स मतलब टोटल लेबर फोर्स। तो मान लो टोटल लेबर फोर्स है 1000, उसमें से नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड है 100, तो 100 अपॉन 1000 इंटू 100, तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गई 10%। फिर एक होती है पार्टिसिपेशन रेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्टिसिपेशन रेट ये बताती है कि हमारे देश में टोटल जितने लोग हैं उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन रेट क्या बताती है, हमारे देश में टोटल जितने लोग हैं उनमें से एक्चुअली काम कितना लोग कर रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है, तो आप बोलेंगे पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू टोटल वर्कफोर्स। वर्कफोर्स क्या थी, जो लोग काम करना चाहते थे और काम मिल भी रहा है, डिवाइडेड बाय कंट्री की टोटल पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय कंट्री की टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। इससे क्या आती है, आपकी पार्टिसिपेशन रेट आती है। ये बताता है कि कितनी टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की जो वर्किंग एक्टिविटी में एंगेज्ड है। आप बोलो पार्टिसिपेशन रेट refers to proportion of population, refers to proportion of population that is actively engaged, that is actively engaged in the process of production। हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितनी पॉपुलेशन प्रोडक्शन के प्रोसेस में एंगेज्ड है। बोलो आया कि नहीं आया, अरे यस और नो, यहां तक क्लियर है। बोलो पार्टिसिपेशन रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। देखो इसमें फर्क समझ लेना, लेबर फोर्स में और लेबर सप्लाई में। देखो लेबर फोर्स क्या है, लेबर फोर्स क्या है, लेबर फोर्स है कि भाई देश में टोटल लोग कितने हैं जो काम करना चाहते हैं और उन्हें काम मिल रहा है, प्लस जो काम करना चाहते हैं प्लस काम नहीं मिल रहा है। मतलब देश में जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है दैट इज लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, सॉरी लेबर फोर्स। और लेबर सप्लाई है कि मैं एक दिन में कितना घंटे, मतलब एक जना कितना घंटे काम करने को तैयार है एट अ गिवन वेज रेट, दैट इज लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई मैन आवर्स में मेजर होती है, लेबर फोर्स को मैन आवर्स से कोई मतलब नहीं है। तो लेबर सप्लाई डिपेंड करती है वेज रेट पर, वेज रेट बढ़ेगी तो लेबर सप्लाई बढ़ेगी, वेज रेट कम हो जाएगी तो लेबर सप्लाई भी कम हो जाएगी। लेबर फोर्स डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे, कंट्री की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी लेबर फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, और पॉपुलेशन कम होगी तो लेबर फोर्स भी कम होगी। बोलो आता है। अब कुछ कुछ डेटाज है, अब इस चैप्टर में मैं आपको सच बोल रहा हूं, डेटा से ज्यादा थ्योरी टॉपिक्स को लर्न करने पे फोकस करना। इससे ज्यादा, डेटा से ज्यादा थ्योरी टॉपिक्स को लर्न करने पे फोकस करना, डेटा पे ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। यू शुड फोकस मोर ऑन थ्योरी टॉपिक्स रादर देन फोकसिंग ऑन डेटा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। क्या पढ़ रहे हैं, साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। तो एक तो ये डेटा, आप ये वाला डेटा आप लर्न कर लेना। आपको ज्यादा डेटा नहीं लर्न हो, मत परेशान होना, जो डेटा मैं बोल रहा हूं वो मिनिमम टू मिनिमम आपको लर्न करना है बस, ठीक है। जैसे साइज ऑफ वर्कफोर्स में याद रखना कि हमारे पास वर्कफोर्स है 470 मिलियन लोगों की, 471 मिलियन लोगों की। इसमें ये याद रखना कि जो मेल है वो 77% है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेल 77 है तो फीमेल 23% है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। और एरिया वाइज याद रखना, 471 मिलियन में रूरल एरिया में 75% वर्कफोर्स काम करती है, तो अर्बन एरिया में 25% ऑफ वर्कफोर्स। मतलब अगर जेंडर वाइज देखोगे तो 77-23 है, और एरिया वाइज देखोगे तो 75 और
25 है। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें भी ये याद रखना, जो फीमेल वर्कफोर्स है, जो क्या है, फीमेल वर्कफोर्स है, फीमेल वर्कफोर्स है वो कितनी है, फीमेल वर्कफोर्स है कितनी है, रूरल एरिया में जो टोटल वर्कफोर्स है, जो रूरल एरिया में टोटल वर्कफोर्स है, उसकी सिर्फ 25% फीमेल है, और अर्बन में तो और कम है। अर्बन एरिया में जो टोटल वर्कफोर्स है, अर्बन एरिया में जो टोटल वर्कफोर्स है, उसमें सिर्फ 20% फीमेल है। मतलब समझो रूरल एरिया में 471 मिलियन का 75% है, तो 471 मिलियन का जो 75% है, उसमें से 25% फीमेल है, और अर्बन में जो 471 मिलियन का 25% है, उसका भी 20% फीमेल है। बोलो आया कि नहीं है? अब इससे दो इश्यू पेपर में पूछेगा। अब ये दो टॉपिक आपको लर्न होने चाहिए। सबसे पहला तो हमारी जो मेजर वर्कफोर्स रूरल एरिया में वो क्यों है, तो एक क्वेश्चन तो क्या आएगा, वाई इज बल्क वर्कफोर्स रूरल बेस्ड। सोचो ना, बल्क वर्कफोर्स रूरल बेस्ड ही तो है। रूरल में कितनी वर्कफोर्स है, 75%। ऐसा क्यों है कि रूरल एरिया में 75% है? तो इसके दो मेन रीजन याद रखो। बिकॉज हमारी कंट्री एग्रेरियन इकोनॉमी है और मेजॉरिटी लोग फार्मिंग एंड एलाइड एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, और दूसरा रूरल एरियाज में ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसलिए आपको याद रखना बल्क फोर्स कहां पे है, रूरल एरिया में। तो वाई इज बल्क वर्कफोर्स रूरल बेस्ड? सबसे मेजर रीजन क्या लिखोगे, बल्क जॉब्स आर इन रूरल एरिया, bulk jobs are in rural area, engaged in farming and allied activities. अब इसमें याद रखना, एक बात जरूर लिख के आना पेपर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बोले रूरल एरियाज में एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। रूरल एरियाज में एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो रही है कि भाई रूरल एरिया में हमारी मेजॉरिटी वर्कफोर्स काम कर रही है, तो रूरल एरिया का यानी फार्मिंग एरिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लेस देन 20% है, विच इंडिकेट्स कि रूरल एरिया में प्रोडक्टिविटी लो है। प्रोडक्टिविटी लो है तो लोगों की इनकम भी लो है, इसलिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी लो है। क्या पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, रूरल एरिया में परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स ज्यादा होते हुए भी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी लो है, जिसका रीजन है लो प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। अब क्या बोलोगे, पैराडॉक्स माने उल्टी सिचुएशन। देयर इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, देयर इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इन रूरल एरियाज। क्या पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है बताओ, देयर इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इन रूरल एरियाज as high workforce is employed in rural area, as high workforce is employed in rural area, but contribution to GDP is less than 20%, indicating low productivity, in rural areas. बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, आप देखोगे तो रूरल एरियाज में फीमेल वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है और अर्बन एरियाज में कम है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई इज परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स, व्हाई इज परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो?
पहले तो वैसे ही फीमेल वर्कर्स लो क्यों हैं? क्योंकि 25 और 20 दोनों ही जगह कम है। रूरल में सिर्फ 25 है, अर्बन में सिर्फ 20 है। और रूरल अर्बन में भी, अर्बन में और कम क्यों है? एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरिया, ऐसा क्यों है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख कर आओगे, आप ये लिख के आओगे कि इंडिया में जेंडर बायस है, फीमेल एजुकेशन इतनी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि फीमेल एजुकेटेड नहीं होती तो उनको लोअर अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब मिलती है। दूसरा रीजन ये बोलोगे, फीमेल वर्कर्स के केस में जो जॉब करने का डिसीजन है वो उनका पर्सनल डिसीजन नहीं होता बल्कि फैमिली डिसीजन होता है, तो वो फैमिली को संभालने के चक्कर में जॉब करने नहीं जाती हैं। क्लियर है क्या? तो आप क्या बोलोगे, क्या रीजन बोलोगे? फीमेल एजुकेशन इज फार क्राई and thus lower job opportunities and thus lower job opportunities। और दूसरा रीजन क्या बोलोगे? डिसीजन टू वर्क फॉर फीमेल is a family decision, is a family decision rather than इंडिविजुअल डिसीजन। वो उनका इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होके फैमिली डिसीजन होता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब लेकिन रूरल और अर्बन में, रूरल एरियाज में ज्यादा फीमेल क्यों है? क्योंकि बेटा रूरल एरियाज में फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करने के लिए जो फीमेल्स होती हैं उनको लो एज पे, यंग एज पे ही वर्क करना पड़ता है। तो आप क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? आप बोलोगे रूरल एरियाज में